assistant professor Pushpanjali from GN Girls College Patiala. So as in our last video हमने बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया स्टार्ट किया था जिसमें हमने शेड्यूल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था. So आज हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम अनशेड्यूल्ड बैंक भी कहते हैं. So a banking company is defined in clause 3 of section 5 of the Banking Regulation Act 1949. नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं हमारे वो ऐसे बैंकिंग होते हैं जो कि हमारे क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5 के अंदर डिफाइन है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. These banks are not entitled to get facilities of rediscounting of bills or refinance etc. from RBI. ये जो बैंक्स होते हैं इन्हें RBI से कोई रीफाइनेंस की फैसिलिटी और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की फैसिलिटी नहीं दी जाती. सो इसीलिए इन बैंक्स को हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं. जैसे हमने प्रीवियसली कहा था कि शेड्यूल्ड बैंक्स जो होते हैं वो सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI के अंदर मेंशन होते हैं, बट ये जो बैंक्स होते हैं ये उस क्लॉज के अंदर मेंशन नहीं होते, इसीलिए इन्हें नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है. देन इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें समझने इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले है दीज बैंक फंक्शन इन इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ लोकल एरिया बैंक्स. जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं ये हमारे इंडिया में एज अ लोकल एरिया बैंक्स के रूप में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. देन लोकल एरिया बैंक्स आर सेट अप अंडर द स्कीम अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1996. लोकल एरिया बैंक्स जो हैं वो एक ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1996 में की स्कीम के अंडर इन बैंक्स को अनाउंस किया था. सो दीज आर लोकल एरिया बैंक्स. ये भी एक नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में ही आते हैं. देन दीज बैंक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर. ये जो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं दीज बैंक ये एस्टैब्लिश हुए थे बाय द पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ये एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की तरह भी इनको एस्टैब्लिश किया जाता है. Then the minimum paid up capital would be 5 crores with the promoter contribution at least 2 lakhs. So ये माना जाता है कि ये जो लोकल एरिया बैंक्स होते हैं इनकी जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो हमारी 5 करोड़ होनी चाहिए एंड उसमें प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है इनकी बैंकिंग में वो हमारा 2 करोड़ का होना चाहिए. So ये थे हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स. सो हमारे जो नेक्स्ट कैटेगरी में बैंक्स आते हैं दैट इज हमारे RRBs जिनको हम रीजनल रूरल बैंक्स भी कहते हैं. सो बेसिकली जो हमारे RRBs होते हैं ये जो बैंक्स होते हैं ये ज़्यादातर रूरल एरिया में ऑपरेट करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो लाइक RRBs आर न्यू बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर एडेड टू द इंडियन बैंकिंग सिंस अक्टूबर 1975. सो ये वो बैंक्स होते हैं जो कि एक लाइक हमारे न्यूली इमर्ज हुए थे, हमारे एक इंस्टीट्यूट था जिन्होंने हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में अक्टूबर 1975 से ऑपरेट करना स्टार्ट किया था. सो दीज आर एस्टैब्लिश अंडर RRB एक्ट 1976 और ये जो बैंक्स हैं हमारे एक्ट 1976 के अंदर एस्टैब्लिश हुए हैं, रजिस्टर्ड हुए हैं. Then these banks has a separate body corporate with perpetual succession and common seal. So ये जो बैंक्स होते हैं इनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और ये सेपरेट बॉडी कॉर्पोरेट होती है, परपेचुअल ससेशन भी होता है इनका एंड इनकी खुद की कॉमन सील भी होती है. सो ये जो RRBs होते हैं मोस्टली ये जो बैंक्स होते हैं ये फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए थे, उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए फॉर द रूरल एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए. सो कुछ फंक्शंस होते हैं जो हम आगे बढ़ते हैं दैट इज दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर. ये जो बैंक्स होते हैं ये हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन्हें उधार देते हैं. जो फार्मर्स होते हैं जो जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकें फॉर देयर लैंड, अगर उनको आगे प्रोडक्शन करनी है सो उसके लिए जो RRBs होते हैं वो उन्हें लोन प्रोवाइड करते हैं. Next, it promotes economically and social backward sections like SC and STs. ये जो SC और STs जो होते हैं पीपल उनके को भी ये प्रमोट करते हैं इकोनॉमिकली एंड उनको सोशली भी उनकी हेल्प करते हैं फॉर द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. देन टू हेल्प रूरल आर्टिशियंस, ये जो बैंक्स होते हैं वो रूरल आर्टिशियंस को भी हेल्प करते हैं.
देन मोबिलाइज डिपॉजिट फ्रॉम रूरल पीपल। ये जो बैंक्स होते हैं ये हमारे रूरल पीपल से उनसे डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि हमारे कमर्शियल बैंक्स लोगों से डिपॉजिट लेते हैं। सो उसी तरीके से जो हमारे रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं वो भी एज अ डिपॉजिट पीपल से लेते हैं ऑफ द रूरल एरिया। देन it to render agency and general utility services like commercial banks। तो ये जो बैंक्स होते हैं हमारे वो हमें एजेंसी फंक्शंस, हमारे जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से हमें हमारे कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट बैंकिंग कैटेगरी आती है दैट इज हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं लाइक ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी कहते हैं इन्हें हम। So these are small size organized in the cooperative sector which operate both in urban and non-urban centers। So ये जो होते हैं एक small size units होती हैं जो organized की जाती है in the corporate sectors में, and ये हमारे urban areas में भी and जो हमारे non-urban areas होते हैं like तो वहाँ पर भी ये companies जो है operate करती हैं। Then they function on the basis of no profit no loss। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है इनका मेन फंक्शन होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। बस ये लाइक ये जो सोसाइटीज होती हैं ये हमारी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस। सो इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। सो दीज बैंक्स आर रन बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं वो मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं और उसे मिलकर चलाते हैं। सो दीज बैंक्स आर स्टार्टेड इन इंडिया अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। सो ये जो बैंक्स हमारे इंडिया में अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के टाइम पे बनाए गए थे। इस एक्ट के अंदर ये बैंक्स जो है इस्टेब्लिश किए गए थे। सो अब हमारे ये जो बैंक्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं इसको हम 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, कैटेगरीज होती हैं इसकी 5। सबसे पहली होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। सो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं लाइक ये एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की तरह भी काम करते हैं। ये फार्मर्स को एग्रीकल्चर लोन देते हैं, उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंड। और अगर उनको कोई भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लोन चाहिए होता है तो भी वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनको लोन प्रोवाइड करती हैं। देन हमारी नेक्स्ट आती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो स्पेशली अर्बन एरियाज में ही काम करती हैं। सो इनका मेन मोटिव होता है अर्बन एरिया की डेवलपमेंट करना। ये हर तरीके की फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज। देन हमारी जो नेक्स्ट आती है दैट इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। सो हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स वो बैंक्स होती हैं जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती हैं। ये ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं इनका मेन मोटिव होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डेवलपमेंट करना, उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करना। सो ये जो है सिर्फ इसी एरिया में ऑपरेट करती हैं। देन हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती है लाइक हमारे इंडिया की हर स्टेट में एक ना एक कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं और एक से ज़्यादा भी होती हैं। सो ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो हमारी स्टेट लेवल पे काम करती हैं। फॉर द गवर्नमेंट को भी ये लोन प्रोवाइड करती हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो हेल्प करती हैं। देन हमारी जो लास्ट आती है दैट इज हमारी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। तो ये भी एक ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि सिर्फ लैंड डेवलपमेंट के लिए ही लोन देती है। सो लैंड के डेवलपमेंट के लिए वो एग्रीकल्चर लोन भी हो सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी के लिए भी लोन हो सकता है। सो मेन इनका जो काम होता है वो डेवलपमेंट करवाना होता है। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।